प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, हर हफ्ते हम किसी ना किसी क्राइम स्टोरी को आपके सामने पेश करते हैं। हम लोगों में से ही किसी एक किरदार के साथ होने वाला वो वाक़या, उसके सर पे तोड़ा जाने वाला वो जुल्म, ताकि हम अपने अरबाब इख्तियार को दिखा सकें कि इस रियासत के अंदर रहने वाले लोगों को, इंसानों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो ज़िंदगी के अंदर रियासत की तरफ से उनको दिया जा रहा है वो कितना है। ये नुज़रत यास्मीन, जिसका ताल्लुक मियाँ वाली से है, और उसके शौहर ने शराब पी के शराब फिर उसके ऊपर फेंक के उसको आग लगा दी। पाकिस्तान में जमहूरी दौर में, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में शौहर अपनी बीवियों को जलाते हैं शराब पी के। ये तारीख तरीन दौर है हमारी तहजीब का, जो कि मुस्तकबिल का मौरख लिखेगा। नुज़रत, जिसको 17 फरवरी को जलाया गया, क्यों जलाया गया? अब उसको उसके डॉक्टर्स ने जब उसको उसकी ज़िंदगी के हवाले से उसके फैमिली को इनकार कर दिया कि वो नहीं बचा सकते, तो अब उस गरीब ख़ानदान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो अपनी बेटी के, जिन ऑप्शंस को वो अपनी बेटी के इलाज के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दर्दनाक कहानी आप पे और मुझ पे, हम लोगों पे देखना तो फ़र्ज़ है। वो इसलिए कि हमारे मुल्क और रियासत को चलाने वाले हुक्मरान नहीं देख रहे, उनको फुर्सत नहीं है अपने माल बनाने से। दूसरी तरफ गरीब अवाम है कि हर रोज़ मरती है, हर रोज़ क़यामत बर्दाश्त करती है अपनी अपनी ज़िंदगियों में। से भी ज्यादा जलने वाली औरत, जिसको उसके शोहर ने शराब डालकर आग लगा दी थी। हम लोग जब उससे बात करने के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां के अमले ने हमें रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया और हमारे साथ बदसलूकी से पेश आए। रिकॉर्डिंग से मना करने की वजह क्या थी, ये आप खुद नुज़रत यास्मीन से सुन लीजिए। ये इसलिए नहीं करने देते कि भाई हम इलाज नहीं करते, कोई इतराज़ नहीं है, सिर्फ उधर से परमिशन ले, आगे जो मर्जी करें, नहीं हम क्यों नहीं कर सकते? बता रहे हैं, हमें परमिशन ही नहीं है। मैं साहब से परमिशन लेके आए, आगे जो मर्जी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है इस बात पर। किस बात की नहीं है? हमारे इंसाफ की है ये झूठ मूठ का कह रहे, ये कहते हैं हमारा इलाज ना हो, ये इलाज ही नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा अस्पताल है। अस्पताल बड़ा है, लेकिन टीके के लिए ना 2 घंटे कहना पड़ेगा इन्हें। टीके के लिए 2 घंटे कहना पड़ेगा, फिर लगा दो। बेटा मिलावट इन्हों की थी हुई है, इन्हों की मिलावट थी हुई है। 11वां दिहाड़ा इतने पई, इसका कोई सही मुकम्मल इलाज नहीं आता। अस आवाज़ मार मार के तरह बोतल कोई लाउन आने, ये टीका मार मार के तो दूसरा तो देखो ना कितना सड़ा। मम्मा जी मैं तो अपील करें शहबाज शरीफ दे, मेरी बच्ची का हक थी, निके निके दे 4 बच्चे दे रहे, उस नाल ना जलाए। 70% बर्न, ह्यूमन बॉडी कितना एक पैनिक करती होगी, कितनी स्किन में उसके बेताबी, बेसकूनी, बेचैनी और दर्द होगा, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक माचिस की तीली जलाइए और उसके ऊपर अपनी उंगली या हाथ रख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितनी तकलीफ़ में होगा दूसरा इंसान। लेकिन उसके बावजूद हमारे मसीहा एक टीका या ड्रिप तब्दील करने के लिए अगर घंटा घंटा तरले करवाएं, तो बेबसी हमारी, उसको हम क्या नाम दें। आपकी बात करवाते हैं उस बच्ची से जिसका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और जिसको इंटरव्यू करने के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन एक जाहिल दरिंदा सिर्फ इंसान, जो इंसान के रूप में शायद जानवर से भी बदतर था, उसने आके हमारे 15-20 मिनट कीमती ज़ाया किए। आपका नाम क्या है बहन? नुज़रत। नुज़रत कहाँ की रहने वाली हो? मियाँ वाली की। मियाँ वाली की। नुज़रत, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, किस तरह से जल गई? मेरे मियाँ ने तेज़ाब डाले। तुम्हारे बच्चे भी हैं? 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है। 3 बेटे और 1 बेटी। हाँ। मियाँ ने तुम्हारे ऊपर तेजाब क्यों डाल दिया? क्या लड़ाई होती थी घर में, या उस दिन लड़ाई होती थी। लड़ाई होती थी? हाँ। किस बात पे लड़ाई होती थी?
वो औरतों को लेके आता था, उस वजह से लड़ाई होती थी। तो उस दिन जब तुम्हारी लड़ाई हुई और उसने तुम्हारे ऊपर तेजाब डाला, तुम्हें जलाया, उस दिन भी वो औरत को लेके आया था किसी? हाँ, क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुई, जलाने तक? जब वो उसे छोड़ के आया है ना, हम्म, तकरीबन 11:30 बजे निकला था घर से, 2:30 बजे घर आया था। जब 2:30 बजे घर आया था ना, तो शदीद किस्म का अनकोल तेजाब होता है, उसने ऊपर डाल दिया। तुम क्या कर रही थी उस वक्त? मैं सो रही थी। सोते हुए तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल दिया? नहीं, मैं फिर उठी थी ना दरवाजा खोलने के लिए। तुम सो रही? तुम अच्छा दरवाजा खोलने के लिए उठी? हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर उसे मैंने कहा मुझे तकलीफ है, मुझे डॉक्टर पे लेके जाना था। हाँ, कहता है करो मैं तुझे ठीक करता हूँ। तुम्हें तकलीफ थी? क्या तकलीफ थी तुम्हें? मुझे गुर्दों की तकलीफ थी। तो ये तेजाब उसके हाथ में था, कहीं रखा हुआ था उसने? रखा हुआ था। किधर रखा था? वो कुछ बनाता था, शराब। शराब बनाता था? हाँ। उस तेजाब की? हाँ, अनकोल था, अनकोल। अल्कोहल था? हाँ, फिर मैंने लड़ाई की थी, हाँ, तो उसने तक उसने आग लगा दी थी। मतलब वो अल्कोहल तुम्हारे ऊपर फेंक चुका था? हाँ, फिर खुद बुझाई भी थी। पहले तुम्हें आग लगा दी, फिर तुम्हारे ऊपर कंबल डाला। हाँ, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? पहले पता तुम्हें नहीं। मारना चाहा, फिर बचाया भी उसने तुम्हें? पता नहीं, अब वो बच्चे उठ गए थे ना। बच्चे उठ गए थे? हाँ, बच्चों ने क्या किया? बच्चे रोने लगे उठ के। बच्चे चारों उठ गए थे? हाँ, बच्चे रोना शुरू हो गए? हाँ, शौहर तुम्हारा घर औरतें लेके आता था, तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया? उसके माँ बाप को बताया था इनको। उसकी जी माँ तो दली टिकती है। हैं? उसकी अम्मी कहती है भाई दूसरी बीबियां ले आओ, अपनियों को जूते मारो। उसकी माँ एक औरत के साथ ना एक छुट्टा लगाओ तो 10-10 औरतें मिलती हैं। ये इनकी तुम्हारे क्या शौहर हुई? की माँ कहती है? हाँ, तो अगर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर लेता तो तुम्हें इस पे एतराज था? नहीं। तुमने उसे दूसरी शादी की इजाजत दी हुई थी? हाँ, ये कहती थी भाई दूसरी शादी हक लाल की करो और ऐसे मेरे सामने नजरों में दूसरी बीबियां ना। इस पे वो क्या कहता था? वो कोई बात पे नहीं आता था। किसी बात पे नहीं कहता था मेरी आंखों की भूख है बस। पूछा नहीं तुमने कि मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ शादी के लिए? नहीं भाई, मुझे एक औरत अच्छी नहीं लगती। अस्पताल कौन लेके आया? अस्सी ना आप लेके आए। आप लोगों को कैसे पता लगा कि आपकी बेटी घर करीब करीब है? नहीं बेटा, हम उधर से भी आए। हैं? पहले इन्ना दा रोला मुकाउन का उठे भी आए। आप लोग उधर आए हुए थे? हाँ जी, असां उसी आए घर में थे। थे? हाँ जी, उसी घर में थे? उसे घर में थे। जब इन्ना का रोला अस मिटाने गए थे, मेरा खावन दिया और मैं भी, मेरा बेटा भी। इसके शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा कब से शुरू हुआ? जी तकरीबन 5 साल से झगड़ा है जी। किस दिन ठीक हो जाते, पहले 2-3 दफा तो मुकदमा कीते जी। किसी को तो इधर नक तोड़ देता है, किसी को 2 कर देता है। चलो तो कहते चलो खैर कोई गल ना काट दिया जी, एक ना काट दिया। नहीं एक मरतबा सर पे चोट लगाई थी, टांके लगे थे हॉस्पिटल से, तो फिर सुलह हुई थी। ये क्या दिमागी मरीज है इसका शौहर? नहीं जी, दिमाग मरीज नहीं है ये, वैसे भी मतलब करता है। इसलिए जी हम याश आदमी है सर, शराब बेचता है, लड़कियों का धंधा करता है और लड़कियों के साथ ज्यादती करता है। तो ये पुलिस नहीं पकड़ती उसको वहाँ पे? इतना वो निजाम चला रहा है शराब बनाने का। पुलिस ये को नहीं पता? पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान है। ये इस्लामी पाकिस्तान है। ये 1 घंटा लगता है टीका लगवाने के लिए। ऐसे मरीज को 1 घंटा लगता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। दर्द से गड़ाती रहती है। रात को हम डॉक्टर के साथ लड़ के इसकी सुई लगवाई है हमने। ये पाकिस्तान है। इधर गरीब आदमी का कोई कुछ भी नहीं है सर। शहबाज शरीफ ने ये अपील करे ने सारी इमदाद की थी वजह। टॉक शोज देखिएगा, देखते ही हैं। ये एक बीमारी है जिसमें पूरी कौम मुब्तला है। और उन टॉक शोज में जब हुकूमत के नुमाइंदगान हुकूमत की तारीख साज कारकर्दगी का जिक्र करें तो इकबाल का शेर जहन में ज़रूर लाइएगा। इस मंज़र को रिलेट करते हुए जो मेयो हॉस्पिटल के इस वार्ड में है, इस चमन के नगमा पीराओं की आज़ादी तो देख, यानी कि जो टॉक शोज में बैठ के नगमे गा गा के सुनाते हैं,
शहर जो उजड़ा हुआ था उसकी आबादी तो देख। इस शहर की जो उजड़ गया था, इलेक्शन के बाद शायद हमें लगा कि हमारी जमहूरी हुकूमत इसको सेटल कर दे, लेकिन ये शहर अभी तक उजड़ा हुआ और उसकी आबादी जो उबल रही है वो भी हमसे नहीं संभाली जा रही। आपको डॉक्टरों ने जवाब भी दिया है कि वो कहने जी बस आखिरी साल है जी। इस वक्त की सफाकी देखिए, इस गरीब ख़ानदान की बदबख्ती देखिए कि एक गरीब बाप को डॉक्टर्स ने कह दिया कि बच्ची शायद ज़्यादा देर जिंदा ना रहे। नाज़रीन, बहुत बातूनी शख्स होने के बावजूद अभी बात करना मुश्किल है, अल्फाज मिल नहीं रहे। बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, बेबसी को अल्फाज की शक्ल दूँ भी तो क्या दूँ। इकबाल का शेर जहन में आ रहा है, कहते हैं ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। ये अजीब मसावात है कि खुद जाएंगे अपना छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए इंग्लिस्तान या अमेरिका या कनाडा, लेकिन अगर जितने डायलॉग्स आप मारते हैं टीवी पे आके उनमें से कुछ 2% भी सदाकत है तो आप भी इधर इलाज करवाइए ना, आपको भी पता लगे कि आपकी रियाया के साथ हो क्या रहा है। इस लड़की से बात करने के बाद इसका जो शौहर है, जो इंसान है कि जानवर, ये भी डिस्कवर करना बाकी है। उससे बात करने के लिए हम चलेंगे मियाँ वाली क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उसका शौहर शराब बनाता था, शराब बेचता था, तो यकीनन पुलिस को वो मंथली पे भत्ता देता होगा, पुलिस का मुंह भरता होगा, जिसकी वजह से वो ये कारोबार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इतनी दीदा दलेरी के साथ कर रहा था। इस वजह से पुलिस उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड है। पुलिस का और उसका एक जायज़ नाजायज़ सा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को ब्रेक करने के लिए और इस लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए ये काम भी हम लोगों को ही करना है। उसके बावजूद अगर हुक्मरान हमारे मीडिया से नाराज़ हों तो ये उनकी मर्ज़ी। तरह खड़का हो गया दरवाज़ा। 17 फरवरी रात 2 बजे नुज़रत यास्मीन जो इस कमरे में सो रही थी, उसके गुर्दे में दर्द भी था और उस दिन उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर शहजाद ने उसको डॉक्टर के लेके जाना था। इस कमरे में से वो उठी, उसने जाके दरवाज़ा खोला, वो उसका शौहर घर आया, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलब कलामी हुई, तलब कलामी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई और इस कमरे में उस बदखसलत इंसान ने, खंजीर सिफ्त इंसान ने, जो जानवर से भी बदतर है, इस कमरे में अपनी बीवी के ऊपर अल्कोहल फेंकी और उसको आग लगा दी। नुज़रत के घर से हम निकल रहे हैं मुताल्लिका पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए और शहजाद के घर वाले मुबैना तौर पर जिस घर में दाखिल हुए। नुज़रत के घर से निकलते के साथ ही सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है इस मस्जिद का गुंबद। शायद इस कहानी और इस सिचुएशन के लिए ही इकबाल ने कहा था, बुतखाने के दरवाजे पे सोता है ब्राह्मण, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे महराब। ये मस्जिद का महराब और ये सफाक दरिंदगी, इनमें क्या रब्त है? ये मेंबर, ये महराब क्यों नहीं रोक पा रहा हमारी अपनी जहालत को? ये हम ही डिस्कवर कर सकते हैं और कोई नहीं। शहजाद के वालिद का घर है ये घर किराए का नहीं है, उनका अपना घर है। शहजाद, उसका बाप, उसका भाई और बाप को परसों रात गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने कह के छोड़ दिया कि हम शहजाद को गिरफ्तार कर लेंगे। अब शहजाद, उसका पूरा ख़ानदान गायब है
पुलिस को भी नहीं पता और बाकी रिश्तेदार कहते हैं कि हमारा भी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कतई ताल्लुक़ हो चुकी थी। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद को। पुलिस ने कितनी एंक्शसनेस दिखाई है, ये पूरे के पूरे पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। कितनी एंक्शसनेस दिखाई, ये हम आपको पुलिस स्टेशन जाके दिखाते हैं। मियां वाली का मॉडल थाना जिसमें हम पहुंच चुके हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम कर रही है वो स्क्रीन के ऊपर ला सकें, आपको दिखा सकें नुज़रत को, उसके ख़ानदान को, उसके साथ होने वाले जुल्म पे इंसाफ लेने के लिए किन किन तकलीफ़ों को सहना पड़ता है। पता लगा डीपीओ साहब जो कि इस शहर के डीपीओ हैं, वो आईजी की मीटिंग अटेंड करने के लिए लाहौर गए हैं। और जब हमने लाहौर से आईजी ऑफिस पता किया कि क्या यहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है, पता लगा मीटिंग नहीं हो रही। एसएचओ जो मॉडल थाने से हमारे आने से पहले फरार हो गया। डीएसपी का पता लगा है वो दफ्तर में बैठा है। डीएसपी साहब कौन हैं, क्या नाम है, उनसे इस केस के हवाले से जो मज़ीद पुलिस की जो अपडेट्स हैं वो उनसे लेते हैं। कहाँ पे है ये? कौन आ रहे हैं? वो डीएसपी साहब से बात करवा रहे हैं हमारे। वो भी आ रहे हैं। इंसाफ देने वाले या बेचने वाले कानून के मुहाफ़िज़ों ने हमें इस कमरे में बिठाया, अपनी मेहमान नवाजी हमें दिखाई, हमें पानी पिलाया, हमें चाय की ऑफ़र की। और मीन टाइम इस मॉडल थाने को जो डीएसपी बैठे हुए हमें बताया गया मीटिंग में है। वो मीटिंग से बैठे बैठे अचानक वो चले गए। डीपीओ जिसकी जिम्मेदारी इस शहर के कानून लॉ एंड ऑर्डर की है, वो आईजी की उस मीटिंग में जो मीटिंग हो नहीं रही। एसएचओ जिसकी तस्वीर आपने देख ली दफ्तर में, बड़ी ज़बरदस्त मूँछों के साथ, लेकिन एसएचओ भी गायब है। ये है वो पुलिस स्टेशन जहाँ से इस सूबे की आवाम को कानून फराहम किया जाएगा जो लावारिस पड़ा हुआ है। इसमें कोई वाली वारिस नहीं इसका, खुदा जाने कहाँ चले गए। और ये अगर हालत है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, हमने क्या उनको खा जाना था? हमसे क्या खौफ खतरा था उन्हें? खतरा सिर्फ यही था कि जो सवाल हमने उनसे उठाने थे उनके जवाब नहीं है उनके पास, वो जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए नीचे के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएचओ ये हमें अवॉइड कर रहे हैं। और इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इनको हालाशेरी और थपथपी लगाते हैं कि बड़ा अच्छा चीट किया। ये लोग अपने आप को अब समझ बैठे हैं कि ये आवाम की दस्तरस से बाहर हैं, उस सर्कल में जहाँ पे कोई भी नहीं, ना आप ना मैं, हम लोगों में से कोई एक भी इन तक नहीं पहुँच सकता। डीएसपी साहब अपनी जान छुड़ाकर तो चले गए, लेकिन अपनी अफसरी का फायदा उठाते हुए फौरन नुज़रत केस के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि थाने में मीडिया पहुंच गया है और वो जाकर मीडिया से बात करें। लिहाजा हुक्म की तामील करते हुए केस के तफ्तीशी अफसर फौरन थाने पहुंच गए। इकबाल साहब, नुज़रत केस के अंदर पुलिस की क्या तहकीकात है 12 दिनों की? फर्स्ट टाइम जो इन्होंने इतला दी, मैं बरमौका गया, वहाँ पे मैंने हालात देखे और जो मरीज़ा थी उसको मैंने हॉस्पिटल में लाया। उस वक्त तक मुलज़म रुपोश था। बादहू चूँकि ये 788 का मुकदमा था, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर करता था। ठीक है। तो बाहर का बाद में एक दरख्वास्त लिखी गई कि थाना आज़म में कोई इंस्पेक्टर तैनात ना है, लिहाजा इंस्पेक्टर तैनात किया जाए। फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है कि नवाब डोगर साहब जो CIA इंचार्ज हैं उनके पास चली गई। उन्होंने नवाब डोगर इसको देख जी रहे हैं। जी तो नवाब डोगर CIA इंचार्ज किस दिन गई नवाब डोगर के पास? कितने उसी दिन सर, 17 को ये शब दरमियानी सर, 17 तारीख का वकूआ। जी हाँ जी। और FIR किस तारीख की है? उसी तारीख, उसी वक्त। शहजाद को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी पुलिस?
शहजाद की गिरफ्तारी के लिए भाईजान जो नवाब डोगर साहब हैं उनकी टीम और हम बजाते खुद उस जगह जगह छापे मार रहे हैं उनके घर, बल्कि दूसरे दिन फौरी तौर शहजाद पर के घर में से शराब बनाने वाली केमिकल्स और चीजें क्या क्या बरामद हुई? वो दूसरे दिन 5000 कुपी के लगभग तकरीबन 5000? जी हाँ, तो रिकॉर्ड याफ्ता है ये तो सिलसिला उसका। पुलिस के साथ कुछ साजबाज इसने की, मंथली फिक्स की हुई है पुलिस को देता है इसकी वजह से नहीं भाईजान, ऐसे तलंगा बेच रहा है? जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, आपने शायद मुलाजा किया हो, आपकी टीम वहाँ गई हो उसके घर में, वो किराए का मकान है और वो ऐसी जगह फर्दन वो तब्दील करता रहता है मकान अपना। जेल भी जा चुका है। जुर्म ऐसा है कि 10-12 दिन के बाद वो फारिग हो जाता है, जमानत पे रिहा। कौन फारिग हो जाता है? ये मुलजम, मतलब शहजाद फारिग हो जाता है? कैसे फारिग हो जाता है? 12-15 दिन के बाद बेल हो जाती है। अच्छा, मुझे शहजाद के बाप और शहजाद के भाई को भी गिरफ्तार किया था आपने, उनको क्यों? जी नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तार किया था? नहीं, देखें इन्वेस्टिगेशन के लिए ना उन पर तो कोई एलिगेशन नहीं है ना भाईजान, तो उनको बुलाया ज़रूर था, उनसे नंबर लिए थे, फिर उस नंबर पे हमने उसकी लोकेशन ली, डाटा लिया, लेकिन उसने अब उसका बदस्तूर मोबाइल बंद जा रहा है, वो सिम भी उसमें नहीं है उस मोबाइल में। अफसरान बाला ने मीडिया वालों के हवाले से आपको हिदायत जारी की है? नहीं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि उन्होंने कहा है कि मीडिया वाले अगर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो बेशक लें, तो अगर वो कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कहीं मुलजम की कोई लोकेशन है तो बेशक फौरी रेड करें, वो इतनी सी हिदायत थी। नहीं, वो कह रहे हैं आपने फोन पे कहा है कि आपने ये कहा है कि क्या आपने मुलजम नहीं पकड़ना? मैंने तो कहा मैं अभी तैयार हूँ भाई। जो पूरी बात है, मैंने आपको फोन किया, आपके साथ मेरी कमिटमेंट हुई है। ऐसी कोई बात नहीं। अफसरान बाला के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहा, वो गलत बात करेंगे, मेरे अफसरान कोई आपको मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं तो इसमें क्या कबाहत है कि मैं अगर वहाँ ना हूँ? मैंने तो बुलाया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप साफ मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझे कहा, मैंने कहा मैं 10 मिनट पहुंचूंगा, आपने कहा मैं 15 मिनट पहुंचूंगा, मैं कहा मौके पे पहुंच जाऊँ, आप किधर हैं? आपने पहले मुझे कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने दोबारा फोन किया, आपने कहा अफसर बाला ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कबाहत क्या है भाई? सर कबाहत क्या? आप मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा, आप झूठा कह रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको आप कह रहे हैं, झूठा नहीं कह सकता। कह रहे हैं आप। किसी सूरत में आप जो मुझसे सवाल करें मैं हाजिर। तो आप बताएं ना कि अफसर बाला ने मना कर दिया, ठीक है, वो कौन से खा जाएंगे? डीपीओ आपका फोन नहीं कर रहा है, एसपी आपका, डीएसपी आपका भाग गया। नहीं ऐसी कोई बात बैठे आप बैठे। हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही टीम हम लोग को फोन कॉल के जरिए ये इत्तला मौसूल हुई कि नुसरत यास्मीन कज़ाए इलाही से वफात पा गई है। नुसरत यास्मीन के जस्दे खाकी के साथ जो सलूक किया गया उसे अपने अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब नुसरत यास्मीन की लाश मियांवाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंची तो यहाँ उसकी लाश रिसीव करने के लिए ना तो पुलिस मौजूद थी और ना ही अस्पताल का कोई अमला। 2 से 3 घंटे लवाहिकीन लाश सड़क पर लेकर पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का इंतजार करते रहे। इत्तला मिलने पर टीम हम लोग फौरन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली पहुंची और पुलिस और डॉक्टर से राब्ता करने के बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अता साहब, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह आपको सब्र दे। ये यकीनन बहुत बड़ा दुख है आपके ख़ानदान के लिए, इसका कोई अजाला नहीं किया जा सकता। लेकिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था जब नुसरत की डेथ हो गई तो वहाँ पे क्या? जी वो लाश ही था नाम दे दिया, तो 2-3 घंटे मतलब वो फिर पे के था लाश नाम दे जी, वो सारी लाल चेयर में क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे? पता नहीं जी, उन्हें कोई मर्जी है तो पहले सारे को फैल नहीं, कोई वजह तो उन्होंने बताई होगी ना किस वजह से हम नहीं दे रहे आपको। वो कहने तो पहले तो पुलिस वाले ले आओ जी, मियां वाली जाओ तो पुलिस वाले ले आओ तो फिर लाश देवांगे। उतने जी तो बड़ी मिन्नत कर के तो लाश लेके आया है।
पैसे कितने दिए आपने एम्बुलेंस वाले को? एम्बुलेंस वाले को भी 14,000 रुपये दिए। 14,000 रुपये जी। और फिर उसी ने डेड बॉडी उसी ने निकलवा के दी? जी जी, उसने निकलवा के दी। ठीक, फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस आई थी या खुद जाके आप हॉस्पिटल गए पोस्टमार्टम के लिए? इतने तो पुलिस आई है जी, पोस्टमार्टम का पुलिस आई है जी। नुज़रत के बच्चे कहाँ पे हैं? नुज़रत के बच्चे की उनके पास है। नुज़रत की वालदा किधर है? नुज़रत की वालदा इधर ही है जी। शहजाद की नज़र की भूख उसकी बीवी नुज़रत की जान ले गई। उसका ख़ानदान जो कि इस वक्त दुख में मुब्तला है, उसकी माँ जो कि वहन कर रही है अपनी बेटी के आखिरी दीदार के ऊपर। आखिरी लम्हात क्या रहे उसकी माँ से एक दफ़ा फिर पूछते हैं। आपकी बेटी को जलाने से पहले शहजाद ने मारा भी था? बेटा मारे ही आते से अनकोल भी डाला, हाथ भी तोड़े उसके बारे में? हाथ भी इसके तोड़े, पहले भी इसका नाक तोड़ा। डॉक्टर को टांगे मारी हैं उसने, वो मेरा बचड़ा, बाजुओं पे, टांगों पे, वो मेरा बचड़ा उठा के इसको जली हुई को फेंका है। पहले भी इधर नाक तोड़ा बच्चा ने मार। नुज़रत की बहन है आप? जी मैं सिस्टर हूँ जी। बड़ी है? बड़ी हूँ मैं। आप नुज़रत से कितनी बड़ी हैं? जी मैं नुज़रत से तकरीबन 12 साल बड़ी हूँ। और मैं जब नुज़रत के पास हॉस्पिटल में गई हूँ तो मैंने नुज़रत से पूछा कि आपके साथ उसने क्या क्या किया, तो उसने कहा कि बाजी उसने मुझे जलाकर सारे मेरे कपड़े जल गए थे और उसने मुझे टांगे मारी हैं। मेरे बाजुओं पे देखो, हमने सब देखा, इसका जिस्म नीला हो चुका था। टांगों की वजह से जो जगह बची थी वो वैसे उसने और उसके बावजूद हमें मियाँ वाली के हॉस्पिटल में भी कोई सहूलत हासिल नहीं हुई। और उसके बाद हमें उन्होंने चिश्तियाँ भिजवा दिया इतने लंबे सफर पे जहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं था। और वहाँ से फिर हमें बताया गया कि जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो हम लाहौर लेकर गए। तो हमारे मरीज का नुकसान इसी वजह से हो गया है। कुछ उसके खामद ने किया है और कुछ हमारे साथ डॉक्टरों ने और पुलिस वालों ने किया है। मुझे ये बताइए, शहजाद और नुज़रत के लड़ाई झगड़ा किस बात पे था कि वो इस हद जालिम सफाक हो गया? आप तो बड़ी बहन है ना? तो अक्सर होता रहता था। एक मर्तबा उन्होंने नुज़रत का सर फोड़ दिया था। वो मियाँ वाली में डॉक्टर हैं इकरामुल्लाह खान, तो उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दिया था। तो हमने उनको कहा था कि हमारा घर का झगड़ा है, आप छोड़ दें। इनके छोटे बच्चे थे। तो उसके बाद एक मर्तबा बच्चा पैदा होने वाला था तो इसको गले में फा दे दिया था। तो उस वक्त भी हम इसको हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा, ये बताएं कि आप बड़ी बहन है, छोटी बहन के साथ वो इस तरह क्या करता था? कभी ख्याल नहीं आया जहन में कि वो पागल शख्स इसको मार भी सकता है? सर ये जो हमारे मियाँ वाले लोग हैं ना, ये कहते हैं कि घर बनाओ, घर में बसो। ये कहते हैं कि अगर बेटी तलाक ले ले या घर में बैठी हो तो वो अच्छी बात नहीं है, चाहे खामद उसको पीटता ही रहे। हमें सब पता था, इसको रोजाना मारता था, सारी बातों का हमें मालूम था। लेकिन हमारे घर वाले जो माँ बाप हैं ये बहुत गरीब थे और इनके 4 बच्चे भी थे, तो इस वजह से हम लोग कहते थे कि इसका घर बन जाए। नाज़रीन, नुज़रत तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे अपने जो सोगवार बच्चे छोड़ के गई है, वो किस सिस्टम, किस सोसाइटी में रह के पले बढ़ेंगे। वो एक ऐसे ख़ानदान में रहने जा रहे हैं जिस ख़ानदान के तरबियत याफ्ता बेटे ने अपनी बीवी को ज़िंदा जला दिया और उस सफाक शख्स ने, उस सेडिस्ट ने न सिर्फ जलाया बल्कि जलाने के बाद अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। ऐसे कितने ख़ानदान हैं जो कि इस तरह के बेटे प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरह के बेटे फिर किस तरह के जराइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई। काश हमारे मुल्क में, क्योंकि हम मोहम्मद अरबी के पैरोकार हैं, हम खुलफाए राशिदीन के बड़े बड़े नारे मार के नाम लेते हैं, काश इस मुल्क के अंदर भी कोई फलाही इदारा ऐसा होता जो कि इस तरह के बच्चों को सिस्टम के अंदर लेता
और ऐसे गरीब ख़ानदानों की जो कमर पहले से ही गुर्बत ने तोड़ी हुई है, महंगाई ने, मुआश ने तोड़ी हुई है, इनकी ज़िम्मेदारी वो रियासत भी अदा करती। लेकिन रियासत ज़िम्मेदारी अदा करती है 8 सिलेंडर्स कार की ख़रीदारी में, हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी में, प्रोटोकॉल्स की 70-70, 80-80 गाड़ियों के पेट्रोल में। इस गरीब का कोई हक नहीं है, इस गरीब मैयत का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, मज़हब इस्लाम में मुसलमान के जनाजे पे शिरकत करना फ़र्ज़ नहीं किया गया, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा बताया गया है। और सवाब बताने की एक वजह यह भी है कि जनाजे में शिरकत इंसानी नफ्सियात के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है कि गाहे बगाहे जब जब आप जनाजे में शरीक होते हैं तो आपको याद आता है वो वक्त कि आप भी एक दिन ऐसी ही चारपाई के ऊपर अपनी लहद में उतारे जाएंगे, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी का वो निज़ाम जो कि मज़हब इस्लाम देता है वो आपको आपकी मौत याद दिलाए रखता है। और जब इंसान अपनी मौत याद रखता है तो ऐसे हादसात नहीं होते। कलमा शहादत। नुज़रत यास्मीन के साथ अस्पताल के अंदर हस्पताल इंतज़ामिया और अमले की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, मुअज़्ज़ज़ माशरों में इस तरह का रवैया नहीं दिखाई देता। ये जानने के लिए हम मौजूद हैं पंजाब में सेहत के जो मुशीर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक। नुज़रत जिसको कि उसके शौहर ने अपनी जहालत की वजह से जला दिया, 70% बर्न कंडीशन में वो मेयो हॉस्पिटल पहुंची। स्टेट के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी टेक केयर करने की? स्टेट पे तो देखिए मुकम्मल जिम्मेदारी है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम इशू की निशानदेही की, जिससे आपने फरमाया कि उस और खामद ने ड्रंक होकर अपनी उस बीवी पे ये जुल्म किया। तो फिर आपने ये भी बताया कि पहले वो एक और शहर में गई, फिर उसको रेफ़र किया गया, और इस सारे मामले की हम तहकीकात भी करेंगे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पे होना चाहिए। ये वो फीलिंग्स हैं जो आपने सवाल किया है। मुझे इस जिम्मेदारी पर रहते हुए मैं आपको गुजारिश करूँ, मुझे बड़ा मुतात रहना पड़ता है। मैं बात चीज़ें कह नहीं सकता क्योंकि मैंने सिस्टम को चलाना है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम एज ए माशरा बेहिसी का शिकार हो चुके हैं। अगर आप मसलहतों के शिकार होंगे तो फिर तो गरीब आदमी की बात कही है ना सर। मैं ये समझता हूँ कि हमें बिला झिझक कहिए जो सिस्टम में खराबी चीज़ों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चीज़ों को उलझाने के बजाय ना चीज़ों को हल करना है। नुज़रत यास्मीन इंतकाल कर गई है। एक तो मैं इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ। एक तो हम सारे केस को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि इसमें अस्पताल इंतज़ामिया का या इलाज मुआवजे में अगर कहीं गफलत हुई है तो हम एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शायद उस बदकिस्मत औरत का पहला और आखिरी इंटरव्यू भी हमने ही किया था, तो उसका चेहरा जो है वो मेरी आंखों के सामने अभी भी है कि वो हमें ऑन टेप अस्पताल का अमला हमें बात नहीं करने दे रहा था, और वो बता रही थी कि इसलिए नहीं बात करने दे रहे क्योंकि मेरा इलाज नहीं कर रहे, मुझे टीका नहीं लगाते, मैं चीखती रहती हूँ, कोई आके मुझे अटेंड नहीं करता। आखिरी उसके सिचुएशन में भी आईसीयू में बेड नहीं मिला। ख्वाजा साहब, इस पर एक तो मैं अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ। एक तो मुझे अफसोस है कि इतला इसलिए करनी चाहिए थी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने हर अस्पताल में दी हैं कि अगर इस किस्म का केस आए तो उसकी इतला मुझे ज़रूर करें। के अंदर बीमारी है, अमले के, इंतजामिया के, डॉक्टर्स के, स्टाफ्स के, इसके लिए आप कौन सी वैक्सीन ये बरामद लोगों पे भी मुनहसर होता है। बाज़ हमारे डॉक्टर्स हैं उनका रवैया बहुत बेहतर होता है, मगर बाज़ उनमें ऐसे दोस्त होते हैं जिनका रवैया जो है वो ठीक नहीं होता।
बहुत ज़्यादा है। ये प्रोग्राम जो मेयो हॉस्पिटल की एक आम सादा मगर बदबूदार वार्ड से शुरू हुआ, इस खबर में पड़ी उस जिंदा लड़की के आखिरी लम्हात थे, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी जो बार बार अपनी दर्दनाक आवाज़ में कैमरे की आंख के ज़रिए वक्त के हाकिम से दरख्वास्त करती रही कि मेरा इलाज मियाँ वाली में ले जाके करवाओ, मुझे मेरे शहर में लेके जाओ। लेकिन उस बदकिस्मत लड़की को ये नहीं पता था कि जिस पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल मेयो हॉस्पिटल में वो पड़ी है, उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में उसके लिए एक बेड तक नहीं निकाला जा सकेगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की डोरी वक्त से पहले ही टूट गई। नुज़रत अपनी कब्र में चली गई, हम भी अपने अपने वक्तों पे जाते रहेंगे, लेकिन ये लड़की जो सवाल आपके और मेरे यानी हम लोगों के लिए छोड़ के गई है, उसका जवाब तलाश करना हमारी ज़िंदगी का अगर मकसद ना हो, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी मोटिवेशन होना चाहिए। मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ मियाँ वाली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।